हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे। स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे भूगोल। मेन भूगोल सब्जेक्ट हैं, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और ये हैं कृषि भूगोल। ये हर एग्ज़ाम में 100% पूछते हैं। 100% हर एग्ज़ाम में पूछते हैं कृषि भूगोल के बारे में। और ये वो वाला पार्ट नहीं है जो भारत के कृषि उत्पादन वगैरह उससे संबंधित नहीं है। इसमें कृषि के थॉट चलेंगे, कृषि की विचारधारा चलेगी और हरित क्रांति के बारे में, वॉन थ्यूनेन के बारे में और भी बहुत सारी हैं। इसके अंदर जानकारी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब ज़्यादा लगती है। लेकिन अभी मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं और बहुत ही कम, ज़्यादा से ज़्यादा हैं इसमें मैटर, लेकिन इतना कम करके दिया है कि आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कृषि अवस्थिति। कृषि अवस्थिति वॉन थ्यूनेन ने उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न बताए हैं। उत्पादन को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, वॉन थ्यूनेन ने वो कारक बताए हैं। पहला है एकाकी विलग प्रदेश हो, भूमि का किराया उचित अनुचित का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं है कम तो नहीं है वो वाला। बाजार से दूरी ज़्यादा तो नहीं है, कितनी दूरी है, परिवहन का लागत क्या आएगा, उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। उत्पादन का विक्रय मूल्य, उत्पादन जो भी फसल का उत्पादन हुआ उसका विक्रय मूल्य सही से आना चाहिए। नगर के चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र हो जहाँ कृषि का विकास हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। नगर के चारों ओर ग्रामीण मतलब गांव वगैरह हो, जिससे कि क्या है कि कृषि का विकास हो। परिवहन व्यय दूरी व भार के अनुपात में बढ़ता हो, ऐसे नहीं कि कम दूरी है और पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और ज़्यादा दूरी है और पैसे कम लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक नगरीय केंद्र हो जो बाजार के रूप में विकसित हो, नगर के अंदर एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो बाजार के रूप में हो, मंडी हो वहाँ पर, जिससे कि किसानों को डायरेक्ट माल वगैरह बेच सकें। नेक्स्ट है वॉन थ्यूनेन ने 7 पेटियों के बारे में बताया है। 7 पेटी बताइए, पहली पेटी, दूसरी पेटी, तीसरी पेटी, चौथी पेटी, पांचवी पेटी, छठी पेटी और 7वीं पेटी। इन 7 पेटियों में से कोई भी परीक्षा में आ सकता है, बहुत बार पूछा है नेट में। तीसरी पेटी में किया था, पांचवी पेटी में किया था। तो पहली पेटी के अंदर किया था नगर की समीप वृत्तखंड में सब्जी और दूध का उत्पादन होगा। पहली पेटी में क्या है, सब्जी और दूध का उत्पादन होगा। दूसरी पेटी में ईंधन लकड़ी का उत्पादन होगा, ठीक है ना। तीसरी पेटी में खाद्यान्न एवं गहन कृषि के बारे में बताया है। चौथी पेटी में विस्तृत खेती और प्रतिभूमि के बारे में बताया है। पांचवी खेती में 3 खेत प्रणाली के बारे में बताया है, आगे आएगा 3 खेत क्या है। छठी पेटी के बारे में विस्तृत पशुपालन जिससे मांस और पनीर की प्राप्ति हो सके। और 7वीं पेटी बंजर भूमि। ये सब नगर की पेटियां हैं कि नगर किस प्रकार नगर का बसाव होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया है। वॉन थ्यूनेन ने परिवहन के सस्ते व वैकल्पिक साधन के रूप में नदी मार्ग को मान्यता दी, प्राथमिकता दी। ओलफ जोनासन, जोनासन नहीं या जॉनसन होगा, ओलफ जॉनसन स्वीडिश भूगोलवेता, स्वीडिश का ये था भूगोलवेता। और 1925 में इसने क्या किया, वॉन थ्यूनेन के जो मॉडल था उसको संशोधन किया। किसने किया, ओलफ जॉनसन। कृषि की अवस्थिति के क्षेत्र में थ्यूनेन द्वारा प्रदत्त क्षेत्र में सर्वाधिक उपेक्षा मिट्टी की और इसकी आलोचना भी हुई। वॉन थ्यूनेन ने मिट्टी की उपेक्षा की, मिट्टी का नाम भी नहीं लिया कहीं पर भी। तो दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने आलोचना की कि मिट्टी तो कृषि के अंदर खास है, तो मिट्टी के बारे में उनको बताना चाहिए था। थ्यूनेन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्तखंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षित लाभ द्वारा निर्धारित होता है। थ्यूनेन के सिद्धांत में विभिन्न वृत्तखंडों में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन सापेक्षित लाभ द्वारा निर्धारित होता है। जॉन हेनरिच वॉन थ्यूनेन की पुस्तक कौन सी थी, द आइसोलेट स्टेट। आइसोलेट का आपने नाम सुना ही होगा कोरोना काल में, तो आइसोलेटेड याद रखना है, वॉन थ्यूनेन की पुस्तक थी। 1826 में वॉन थ्यूनेन का कृषि भू उपयोग सिद्धांत अस्तित्व में आया। 1826 में वॉन थ्यूनेन का कृषि भू उपयोग सिद्धांत अस्तित्व में आया। वॉन थ्यूनेन मॉडल में सप्तवर्षीय सस्य या फसल चक्र चौथी पेटी से संबंधित हैं, जिससे फसलों का उत्पादन, पशुपालन
एवं 14% प्रतिभूमि होता है। वॉन थ्यूनेन का मॉडल है जो सप्तवर्षीय शस्य या फसल चक्र चौथी पेटी से संबंधित है। जो अपन ने अभी 7 पेटियों के बारे में पढ़ा था, ये चौथी पेटी से संबंधित है, सप्तवर्षीय शस्य या फसल चक्र, जिसमें फसलों का उत्पादन, पशुपालन एवं 14% प्रतिभूमि होती है। चौथी पेटी कौन सी है ये देख लेते हैं यहीं पर। विस्तृत खेती एवं प्रतिभूमि के बारे में बताए हैं, तो प्रतिभूमि कितनी होनी चाहिए? 14%। थ्यूनेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में नगरों के चारों ओर कृषि फसलों का स्थानीयकरण प्रतिरूप वलयाकार होता है। नगरों के चारों ओर जो फसलें होती हैं वो वलयाकार मतलब गोलाकार में होती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो नहीं रहा, यहाँ पर कर देते हैं। इस प्रकार से वलयाकार होती हैं। कृषि अवस्थिति के संबंध में वॉन थ्यूनेन ने सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांत दिया 1826 में। कृषि अवस्थिति के बारे में वॉन थ्यूनेन ने सबसे पहले व्यवस्थित सिद्धांत कब दिया? 1826 में। नेक्स्ट है, वॉन थ्यूनेन ने जर्मनी के वोस्टक कस्बे के निकट टेलो कृषि फॉर्म पर वॉन थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत लागत आय रेखा के आधार पर दिया। लागत आय रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, लागत आय रेखा के आधार पर दिया। वॉन थ्यूनेन की कृषि अवस्थिति सिद्धांत एडम स्मिथ और अल्बर्ट थायर अर्थशास्त्रियों पर आधारित थी। ये दोनों अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ और अल्बर्ट थायर। इनके ही सिद्धांतों के आधार पर वॉन थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था। वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत उनकी स्वयं की जागीरी पर किए गए कृषि कार्य पर आधारित थे। उन्होंने खुद ने अपनी खुद की जमीन पर कृषि की, फिर उन्होंने सिद्धांत दिया। थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में विभिन्न दूरियों पर कृषक को प्राप्त होने वाले लाभ के ज्ञात करने हेतु सूत्र दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र हैं जो वॉन थ्यूनेन ने दिया। लेकिन ये सूत्र कोई खास इतना नहीं, क्योंकि बहुत सरल सूत्र है। पी का मतलब होता है कृषक का लाभ, मतलब कृषक का लाभ कैसे ज्ञात करना है, इसके बारे में बताया है। तो कृषक का लाभ कैसे ज्ञात होगा? कृषक का लाभ होगा वस्तु में से वस्तु का विक्रय मूल्य। जैसे कि कृषक के पास जो फसल है उसको बेची, तो उस फसल की लागत क्या आई और उसका परिवहन क्या हुआ, तो दोनों जुड़ जाएंगे। और जो जिससे बेची, जैसे कि कोई वस्तु है 50,000 की बेची, ठीक है, और 5,000 का परिवहन का किराया लग गया और 5,000 की लागत लग गई, तो 10,000 टोटल खर्चा आया। और 10,000 किस में से माइनस होंगे? जिसमें से बेची। 50,000 में से 10,000 माइनस किए तो 40,000 लाभ हुआ। तीन खेती प्रणाली अभी आया तो ऊपर, तीन खेती प्रणाली जो पांचवी क्या नाम है, पांचवी पेटी थी। कृषि भूमि, चारागाह भूमि, पड़त भूमि। तीन भूमि बताई, कृषि भूमि, चारागाह भूमि और पड़त भूमि। ये तीन खेती प्रणाली, कृषि भूमि, चारागाह भूमि और पड़त भूमि। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। भारत के आत्मनिर्भरता से अनाज का आयात बंद। पहले आयात किया जाता था अनाज का, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति आई, आत्मनिर्भर बना भारत और आयात होना बंद हुआ। किसानों की आय में वृद्धि हुई। किसानों की आय में वृद्धि हुई। गेहूं व चावल में वृद्धि हुई। हरित क्रांति से गेहूं व चावल में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के प्रथम चरण में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया। कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी में कृषि योग्य या बंजर भूमि, ऊसर भूमि में पेड़ व फसलों का उत्पादन एक साथ करना। पेड़ भी लगाना और फसल भी उगाना। पेड़ लगाना और फसल उगाना ये दोनों साथ साथ में होते हैं। कहाँ पर? कृषि वानिकी में। तो अर्थात वानिकी व खेती एक साथ करना, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन होगा, फसल उगाएंगे तो खाद्यान्न उत्पादन होगा, चारा उत्पादन होगा, और पेड़ लगाएंगे तो ईंधन की लकड़ी, इमारती लकड़ी व फलों का उत्पादन किया जा सकता है। यही कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी सामाजिक वानिकी का उप विभाग है। देखिए, सामाजिक वानिकी है उसको तीन भागों में बांटा गया: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। ग्रामीण वानिकी को वापस दो भागों में बांटा गया: कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी। तो ये तो सामाजिक वानिकी का विभाग कौन सा हुआ? शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फॉर्म वानिकी। और उप विभाग कौन सा हुआ सामाजिक वानिकी का? तो कृषि वानिकी और समुदाय वानिकी। नेक्स्ट है
ICAR भारत में कृषि वानिकी संबंधी अनुसंधान एवं शोध कार्य करने वाली शीर्ष संस्था ICAR। कृषि वानिकी के लाभ क्या हैं? वातावरण में वृद्धि हो जाना। कृषि वानिकी से पेड़ और फसल दोनों साथ में उगाई जाती हैं तो वातावरण में वृद्धि होती है। ईंधन हेतु चारा और लकड़ी प्राप्त होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत खरीफ की फसल के साथ हुई थी। कृषि वानिकी का सर्वाधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? बड़े किसानों को। कृषि वानिकी के दुष्प्रभाव क्या क्या हैं? दुष्प्रभाव भी हुए हैं। देखिए, वृक्षों के रोपण में अवैज्ञानिक और अंतराल विधि अपनाई गई। कृषि कई बार भूमि में लवणता बढ़ाने वाले वृक्षों का रोपण कर दिया गया। कृषि वानिकी में लगाए गए वृक्ष मिट्टी की नमी को कम कर देते हैं। कृषि वानिकी के उद्देश्य क्या थे? तो बेरोजगारों व कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। कृषि वानिकी का उपयोग करके अधिक उत्पादन लेना। बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग कर पोषक तत्वों के जमाव से भूमि सुधार करना। वेबर ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो औद्योगिक अविस्थिति का सिद्धांत दिया था। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। वॉन थ्यूनेन ने कृषि वानिकी का सिद्धांत दिया था और क्रिस्टलर ने कृषि अविस्थिति का सिद्धांत दिया था। वेबर ने दिया था औद्योगिक अविस्थिति का सिद्धांत, माल्थस ने जनसंख्या, वॉन थ्यूनेन ने कृषि वानिकी और क्रिस्टलर ने कृषि अविस्थिति का। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं जो मैक्सिको के थे। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। सबसे पहले हरित क्रांति का प्रयोग विलियम गेड USA के थे। विलियम गेड कहाँ के थे? USA के थे। विलियम गेड USA के थे। जिन्होंने हरित क्रांति नाम दिया था। भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ वाले राज्य कौन से हैं? भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक लाभ वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 3 राज्य थे। उत्तर प्रदेश भी पूरा नहीं था, सिर्फ पश्चिमी भाग था, और पंजाब और हरियाणा थे जिनको हरित क्रांति का लाभ हुआ। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य उच्च उत्पादक फसल जातियां प्रदान करना। नीली क्रांति आंध्र प्रदेश में सफल रही थी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, लाल क्रांति टमाटर और मांस से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। कृष्ण क्रांति खनिज तेल से, गोल क्रांति आलू से, हरित क्रांति कृषि से, नीली क्रांति मत्स्य पालन से, सफेद क्रांति दुग्ध उद्योग से। हरित क्रांति को नहर सिंचाई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली। नहर प्रणाली खर्चीली है। सेरीकल्चर रेशम, पिसिकल्चर मछली पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित, वर्मीकल्चर केचुआ पालन से हैं। विश्व में सर्वप्रथम कृषि वानिकी नीति 2014 में भारत ने लाई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी कृषि भूगोल और लगभग जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी सिलेबस के अनुसार थी वो कृषि भूगोल संपूर्ण है इसके अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।